हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन से क्लास हमारी ऑफ है। इसके पीछे रीज़न है कि वाईफाई में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कह सकते हैं कनेक्शन ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो जो मोबाइल का डेटा है उसी से काम चल रहा है, लाइव क्लास नहीं चल पा रही है उससे। तो सुबह की क्लास भी मैंने रिकॉर्डेड किया था और शाम की क्लास भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चा जुड़ा रहे हमसे और पढ़ाई अपनी करते रहे। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डेड मिले या लाइव मिले, कोई अंतर ना होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड ही मैं, जब तक कनेक्शन सही नहीं हो जाता है तब तक मैं रिकॉर्डेड ही आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ। और आई होप दैट कि आज नहीं तो कल तक रिकॉर्ड सही हो जाएगा, तो लाइव क्लास हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आज हमारा जो हमने ट्रायंगल पढ़ा था, तो ट्रायंगल पे मैंने 2 दिन क्वेश्चन भी किया था और एक ऐसा सीरीज लाएंगे जिसमें कि पूरा का पूरा कम से कम 2-3 घंटे की मैराथन ट्रायंगल होगा जो रिकॉर्डेड होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आप देखोगे पूरा एक वीडियो में पूरा का पूरा ट्रायंगल खत्म कर डालूंगा। इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कंसेप्ट में क्लियर करूँ। तो कंसेप्ट क्लियर करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई जो लोग देख रहे हैं मुझे, तो जो लाइव क्लास नहीं चल रही है 10 बजे से, इसके पीछे रीज़न बस नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लास पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, जो भी है बस मेन रीज़न नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ रीज़न नहीं है। तो बस आप लोग बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा बच्चों में और देखते रहिएगा। भाई अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चीज़ें भाई आप लोग लाइक करते रहिएगा। चलिए अजी भाई, आज आपको हम थोड़ा सा कुछ बताने वाले हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी मतलब कि आज मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने वाला हूँ, चतुर्भुज पढ़ाने वाला हूँ। यानी हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में बात चर्चा करेंगे? हमने कहा कि आज हम चतुर्भुज के बारे में चर्चा करें। क्वाड्रिलेटरल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, चतुर्भुज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार से होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक कितने प्रकार से होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताने वाले हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो नॉर्मल सी बात, हम जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। हमने कहा कि एक ऐसी आकृति बनाते हैं, ध्यान देना, हमने कहा कि एक आकृति मैंने बनाया जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ, जो कितने भुजाओं से घिरा हुआ है? जो 4 भुजाओं से। कंसेप्ट को समझना। हमने कहा ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया हमारा? डी हो गया। हमने कहा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया? डी हो गया। मैंने कहा एक ऐसी आकृति बनाए जिसके 4 भुजा हों। एक ऐसी आकृति बनाए जिसके 4 भुजा हों, उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? हमने कहा यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। हमने कहा कि 4 भुजाओं से बनी आकृति या घिरी आकृति, बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यानी मैंने कहा चतुर्भुज कहलाती है। यानी 4 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, या घिरी आकृति क्या कहलाती है? जब एक ऐसी आकृति हो जिसकी 4 भुजाओं, उसे क्या करते हैं हम लोग? चतुर्भुज कहते हैं। यानी चतुर्भुज से स्पष्ट हो रहा है 4 भुजाएं। सबसे मेन मैटर ये है कि इसके कितने थ्योरम्स हैं, किन किन थ्योरम पे काम करने वाले हैं, कौन कौन सा थ्योरम हमारे एग्जाम में आने वाला है, ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है। तो मैं आपको सारे थ्योरम के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा कि पहला थ्योरम जो है, पहला पॉइंट नोट करना। पहला पॉइंट क्या होता है? हमने कहा कि एक चतुर्भुज है। मैंने कहा ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। ध्यान समझना, θ2 हो गया, ये θ3 हो गया, ये θ4 हो गया। एक एक बेसिक पॉइंट को समझना। ये θ3 हो गया, ये θ4 हो गया। एक एक बेसिक पॉइंट समझना। हमने कहा कि चतुर्भुज θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? एक त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता था? 180। लेकिन एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान कितना होने लगा? 360 होने लगा। बात समझ में आ गई? एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को समझते चलना। एक एक पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि जब अंतः कोणों की बात करते हैं, अंतः कोणों का योग, यानी मैंने क्या बोला? अंतः कोणों का योग। क्या मैंने बोला? अंतः कोणों का योग। मैंने क्या बोला? अंतः कोणों का योग। यानी अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 360 डिग्री। कोई डाउट किसी को? चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अंतः कोणों का योग कितना हो गया भाई? 360 डिग्री हो गया। जब हम बात करने जा रहे हैं
कि जब अंतःकोणों का एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करने, एक एक पॉइंट को, चार भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अभी मैं किसी प्रॉपर चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूँ, न तो समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, न तो किसका आयत की बात कर रहा हूँ, न तो वर्ग की बात कर रहा हूँ, न समचतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, न तो समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। अभी किसी की नहीं, अभी हम चतुर्भुज के फीचर के बारे में जानना है, जो सारे चतुर्भुज के लिए, जितने भी चतुर्भुज हमारे हैं, सारे चतुर्भुज के लिए मतलब अप्लाई करेगा ये। यानी दूसरा क्या होता है, मैंने कहा कि जब अंतःकोणों का योग 360 हो गया, हमने कहा बाह्य कोण भी तो होंगे इसके। मैंने कहा कि मान लो कि रेड पेन से मैं दर्शा रहा हूँ, थोड़ा रेड पेन से मैं दर्शाने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा कि क्या हो गया भाई, हमने कहा ये रेड पेन से यानी बाहर से, इधर इधर बाहर, इधर बाहर, इधर भी बाहर है, बाह्य कोण मान लो, ये बाह्य कोण हो गए। हमने कहा इसको अल्फा मान लो, क्या मान लो, अल्फा 1 मान लो, इसको अल्फा 2 मान लो, इसको अल्फा 3 मान लो, अल्फा 3 मान लो, इसको अल्फा 4 मान लो, क्या मान लो, अल्फा 4 मान लो। तो हमने कहा दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या हो सकता है, दूसरा प्रॉपर्टी हो सकता है, हमने कहा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। ये दूसरा प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल, यानी क्या हमारा ये बाह्य कोण, बाह्य कोणों का क्या है मेरे दोस्त, बाह्य कोणों का योग है। यानी ये प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है कि किसी भी चतुर्भुज के, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी कह सकते हैं कि अंतःकोण, यानी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग इक्वल टू बाह्य कोणों का योग। क्या कह सकते हैं, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग के आपस में बराबर होते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर, अंतःकोण के योग बाह्य कोण के योग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला। चलिए, यानी आपने 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे देखा। पहला मैंने क्या लिखा, एक एक पॉइंट को नोट करते जाना मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट को नोट करते जाना। मैंने कहा कि 4 भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, कोई डाउट नहीं। या 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती, कोई डाउट नहीं। मैंने कहा चतुर्भुज में पहला मैंने बोला कि अगर सारे अंतःकोणों की बात की जाए, मैंने इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया, इसको θ3 मान लिया, इसको θ4 मान लिया। मैंने θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बराबर 360 डिग्री। यानी अंतःकोणों का योग, एक चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग 360 होता है, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो। यानी उनके अंतःकोणों का योग 360 होता है, उनके बाह्य कोणों का भी योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अंतःकोण का योग इक्वल टू बाह्य कोणों का योग होता है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज में भी अंतःकोण का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, समचतुर्भुज में भी अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज में भी अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, वर्ग में भी अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। आ जाइए, दूसरा जो है, अब कह रहा है कि किसी भी 2 लगातार कोण, जैसे मैंने कहा कि किसी भी 2 लगातार कोण, यानी मैंने कहा यहाँ पे मैंने θ1 को यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट किया, दोनों को मैंने क्या किया, इंटरसेप्ट किया। तो ये जो वाला ए वाला एंगल जो बन रहा है हमारा, ये जो है θ2/2 बन रहा है। θ2 बाई कितना बन रहा है, θ2/2 बन रहा है। और ये वाला एंगल भी θ2/2 बनेगा, क्योंकि θ2 था वो बाह्य, मतलब एक कह रहा है कि ए हो रहा है हमारा θ3/, यानी θ3/2 हो रहा है। ए वाला एंगल कितना हो रहा है, θ3/2 हो रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि किसी भी 2 लगातार कोण, यानी कोई भी 2 लगातार कोण हो, उनका द्विभाजन, यानी अगर हम कहते हैं कि अगला कंसेप्ट ध्यान देना, अगला कंसेप्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, कहो तो मैं फिगर हटा दूँ, लेकिन फिगर हटाने से कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा किसी भी 2 लगातार कोण को मान लो, मैंने कहा कि किसी 2 लगातार कोण बी को, कोण सी को लिया, मैंने θ2 को लिया, θ3 को लिया। इनके कोण समद्विभाजक से, इनके कोण समद्विभाजक से, यानी कोण को क्या करें, 2 भागों में डिवाइड करें। इनके कोण समद्विभाजक से जो बना है एंगल है, यानी वो है ये जो आपका, यानी एंगल BOC जो है, एंगल BOC जो होगा, एंगल BOC होगा, ये कितना होगा, किसके बराबर होगा, हाफ एंगल A प्लस एंगल D के बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल D के बराबर होगा। मैंने क्या बोला कि ये थ्योरम याद रखना हमेशा, ये थ्योरम हमेशा याद रखना, यानी ये वाला थ्योरम आपको हमेशा याद रखना पड़े। कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ देता है, जैसे मान लीजिए कैसे प्रश्न पूछता है,
एक एक पॉइंट को नोट करना। मैंने कहा कि चतुर्भुज जब आपको पढ़ा रहे थे एक एक पॉइंट नोट करना। हमने कहा कि मान लो कि ये पूछा कि बता दो कि ये जो आपका है ये चतुर्भुज है, क्या है भाई, एक आपका चतुर्भुज है। कहा कि ए वाला जो है ना, ए वाला जो है, ए वाला आपका एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। मान लो कोई भी एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया और क्या हो गया, डी हो गया। हमसे बोला कि ए वाली वैल्यू जो हमारी है, ए वाली जो वैल्यू है, सपोज दैट कभी कभी क्या होगा, ए वाली वैल्यू जो मान लीजिए हमको दे दिया कि ये वाली वैल्यू 50 या 60 डिग्री है, जो भी है, ये वाली वैल्यू 50 डिग्री है। कहा डी और सी का मान ज्ञात करें। कहा कि एंगल डी आप प्लस एंगल सी का मान ज्ञात करें कि कितना होगा। तो आप कहोगे कि भाई सेम पैटर्न नहीं होगा, यानी अगर कोण समद्विभाजक है तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों के आधा होगा। यानी जो एंगल यहाँ पे कोण बन रहा है इन दोनों कोण के आधा होगा, डीसी के आधा होगा। तो डीसी बराबर 50 गुणे कितना होगा, 2 बराबर कितना होगा, यानी आप कहोगे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 50 बराबर हो जाएगा हमारा, 50 बराबर हो जाएगा 100, इतना हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। प्रश्न ऐसे बना देता है। अगर थोड़ा सा अगर प्रश्न को थोड़ा घुमाना चाहे, अगर थोड़ा सा प्रश्न घुमाना चाहे, यानी प्रश्न को थोड़ा सा और लेंदी बनाना चाहे, तो कह दे, मान लो कि सपोज दैट यहाँ पे कह दे कि भाई बता दो कि एक चतुर्भुज हमारे पास है। क्या है, एक हमारे पास चतुर्भुज कोई दे रखा हुआ है, हमको नहीं पता है कौन सा चतुर्भुज है, समलंब है कि समबाहु है कि क्या है, हमको नहीं पता है। मैं फिगर थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि फिगर साफ ड्रॉ नहीं हो पाया, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि एक हमारा कोई चतुर्भुज है जिसके बारे में हमको नहीं पता है कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक। कहा कि ए वाला ए है, बी है और क्या है, सी है और क्या है, डी है। कहा ए वाली वैल्यू अगर 60 डिग्री है, ए वाली वैल्यू कितना है, 120 डिग्री, सपोज दैट मानो 120 डिग्री है, कितना है, 120 डिग्री। कहा कि मान लो ए वाली आपका जो रेखा खींची गई है यानी बी डी, एक कोण समद्विभाजक है। क्या है, कोण समद्विभाजक है। पूछ दिया कि एंगल बी डी सी का मान कितना होगा। तो आप सिंपल सी बात एक कहोगे कि 60 20 180, 180 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90। सिंपल सी बात कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी क्वेश्चन बहुत तरीके से बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। यानी थ्योरी को पहले याद रखो कि थ्योरी में क्या बता रहा हूँ आपको। तीसरा थ्योरी मैंने क्या बोला कि नहीं, कोई भी लगातार दो कोण हो, कोई भी लगातार दो कोण हो, यानी कोई भी दो लगातार कोण हो, उनका अगर हम द्विभाजन करते हैं यानी बाइसेक्टर करते हैं, तो जो कोण बनता है सेंटर पे चाहे जहाँ भी कोण बनता है वो विपरीत कोण के क्या होते हैं, आधे के बराबर होते हैं, यानी विपरीत कोण के आधे के बराबर होते हैं। यानी ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पैटर्न जो हमारा क्या कह रहा है कि, अब बात समझ में आ गई, यानी देखो मैं क्या कितना आपको पैटर्न बता रहा हूँ। उसके बाद ध्यान समझना, उसके बाद ये कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पे इस चतुर्भुज को हटा रहा हूँ मैं, वहाँ दूसरी चतुर्भुज बनाने का प्रयास करूँगा। कह रहा है कि ये पैटर्न जो है मैं आपको यहाँ पे वो पैटर्न लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि एंगल बी ओ सी बराबर हाफ एंगल ए प्लस एंगल डी। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, आप समझ जाओगे कितना पैटर्न मैंने लिखा। और फिर मैं चतुर्भुज बनाता हूँ। मैंने कहा कि एक चतुर्भुज मैंने बना डाला, एक चतुर्भुज मैंने बना डाला यहाँ पे। मैंने कहा कि एक चतुर्भुज मेरा है, वो चाहे जो भी चतुर्भुज हो, मैं चतुर्भुज पे चल रहा हूँ, कोई भी चतुर्भुज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमने कहा ए है, बी है, ए सी है और क्या है, डी है। हमने कहा कि मान लो कि एक विकर्ण है, ये क्या है इसका विकर्ण है। ए और बी और डी क्या है, इसका विकर्ण है। ध्यान समझना, बात को एक एक पॉइंट को समझना, जो अगला टॉपिक में कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मैंने कहा ये आपका बी और ए डी क्या है, आपका विकर्ण है। कह रहा है एक ए बी भुजा का मध्य बिंदु ए है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु कितना ए है। कहा इन दोनों मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, इन दोनों मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो एक हमारा रेखा तैयार हो जाता है। दोनों मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो एक रेखा हमारा तैयार हो जाता है। एक रेखा हमारा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। जब रेखा तैयार होता है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन हमसे मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं मैं बताऊंगा, थ्योरी को याद रखना। तो अगला पैटर्न ये कह रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगला पैटर्न ये कह रहा है कि जो आपका रेखा है ना, विकर्ण है, यानी ए बी बी और डी, बी और डी जो होगा वो पैरेलल होगा
किसके, इसको हम लोग P और Q मान लेते हैं, किसके, P और Q के, यानी किसके पैरेलल होंगे, P और Q के। पैरेलल कब होगा, जब मध्य बिंदुओं से गुजरेगा तब, ध्यान रखना मध्य बिंदुओं से गुजरेगा तब, यानी मिड पॉइंट से गुजरेगा तभी पैरेलल होगा, वरना पैरेलल नहीं होगा। इसको स्पष्ट ध्यान रखना, मिड पॉइंट से गुजरेगा तभी पैरेलल होगा, इसके पहले पैरेलल वो नहीं होगा, यानी क्या मैंने कहा कि पैरेलल होगा। और क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो होगी हमारा P और Q की वैल्यू जो होगी 1/2 B और D के बराबर, 1/2 BD के, ये कंडीशन हमारा फुलफिल करता है। कभी कभी क्या होता है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पूछ देता है, इसकी वैल्यू दे के इसकी वैल्यू पूछ देता है। बात को समझ गए आप लोग, यानी किसी कोई डाउट नहीं। यानी विकर्ण जो होगा, यानी किसी चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, किसी भी चतुर्भुज का जो विकर्ण है, अगर मैं दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला के रेखा खींचेंगे तो उस रेखा के पैरेलल होगा, यानी उसके दुगुने होंगे, दुगुने के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि जो हम रेखा खींचते हैं उसका दुगुना होगा वो रेखा, यानी ये वाली पैटर्न आपकी क्लियर हो गई, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। यानी मैंने क्या बताया, चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, यानी अंतः कोणों का योग भी 160, बाहें कोणों का भी 160 होता है, अंतः कोण इक्वल टू बाहें कोण। यानी मैंने ये भी बताया कि अगर दो रेखाएं जो होती हैं यहाँ पे, यानी दो कोण समद्विभाजक यहाँ पे एक मान लेते हैं कि यहाँ पे O मिलता है, तो क्या होता है भाई, ए एंगल ओ बी ओ सी बराबर हाफ एंगल ए प्लस एंगल कितना होता है, डी होता है। ये नोट कर लेना आप लोग, कोई भी डाउट हो तो इसको नोट कर लेना। आ जाओ भाई, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आ जाओ। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, एक एक पॉइंट को नोट करना भाई, एक एक थ्योरम को नोट करने का प्रयास करना, एक एक थ्योरम को नोट करना। हमने कहा कि मान लो एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, एक हमारे पास क्या है समांतर एक चतुर्भुज हमारे पास, समांतर की बात नहीं करना है। हमने कहा कि हमारे पास एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, हमको नहीं पता है। हमने कहा कोई भी चतुर्भुज हो, हमने कहा कि चतुर्भुज है, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मिलाया, हमने यहाँ पे पॉइंट में मिलाया, मध्य बिंदु है इसका ए सी और डी। ध्यान समझना, जब किसी भी चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा है तब, जब किसी भी चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा है तब हमने कहा चार बिंदु यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु ए है, इसका मध्य बिंदु ए है, इसका मध्य बिंदु ए है, इसका मध्य बिंदु क्या ए है। हमने कहा इन दोनों को मध्य बिंदु मिलाया, मैंने यहाँ से इसको मिलाया, फिर यहाँ से इसको मिलाया, फिर यहाँ से इसको मिलाया, इसको P माना, इसको Q माना, इसको R माना, इसको क्या माना, S माना। अब हमसे पूछ सकता है कि कोई चतुर्भुज है, उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो कौन सी आकृति बनती है। तो जो आकृति बनी है मेरे दोस्त, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगे तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा समांतर चतुर्भुज बनेंगे, समांतर चतुर्भुज बनेगा। कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, पैरेलल। यानी कह सकते हैं कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। यानी आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको। समांतर चतुर्भुज में चार भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अंतः कोण बाहें कोण आपस बराबर होता है, अंतः कोण का योग भी 360, बाहें कोण का योग भी 360 होता है। यानी अगर कोई चतुर्भुज है, अगर एंगल बाइसेक्टर कर रहा है, तो सामने वाली भुजा के क्या होगा, वो आधा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मान लें विकर्ण जो होगा, दो विकर्ण जो होगा वो दो रेखाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के क्या होगा, पैरेलल होगा और दुगुना होगा। यही कह सकते हैं ना, ये वाला कंडीशन हमारा क्लियर हो गया। चतुर्भुज में इतना जान लिया आप लोग, बहुत है। अब आ जाओ, हम कहते हैं कि अब चतुर्भुजों को पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है, पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। अब ध्यान देना, पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। सारे टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है भाई, हमको पढ़ना है पहला टॉपिक समांतर चतुर्भुज। पहला कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमको, समांतर चतुर्भुज। पहला समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहते हैं। उसके बाद हमारा होता है दूसरा रेक्टेंगल, आयत होता है। क्या होता है मेरे भाई, आयत को क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है वर्ग। वर्ग हम क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर। चौथा जो होता है हमारा वो होता है क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज
समचतुर्भुज होता है, इसको हम कह सकते हैं रोम्बस। रोम्बस होता है। पांचवा जो होता है हमारा, ये होता है ट्रेपेजियम होता है, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम होता है, यानी मैंने कहा ये 4 चतुर्भुज हमारे पास हैं। हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा और हमको एक एक अलग अलग पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज पहले पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद आयत के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, समचतुर्भुज, उसके बाद समलंब चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। यानी ये जो टॉपिक हमारे, यानी सब में यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भाई कौन कौन सा चतुर्भुज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये चारों या 5 जो हैं, पाँचों ध्यान रखना, पाँचों हमको पढ़ना है और पाँचों बहुत बाकायदे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हमने चतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टी जाने, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और क्या, यानी 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और हमको लगता है कि 2 लेक्चर होगी हमारी, आज की एक लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर होगी, तो हम लोग पूरा का पूरा कवर कर जाएंगे, यानी 5 टॉपिक को। तो आज आओ पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई? पहला हेडिंग हम लोग समांतर चतुर्भुज डालते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो मैं आपको एक एक थ्योरी बताऊंगा, एक एक थ्योरी को समझने का प्रयास करना, एक एक थ्योरी को समझने का प्रयास करना, उसके बाद से क्वेश्चन लिख पाएंगे हम लोग। हमने कहा कि एक ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज लिख लो भाई, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने सामने के, जिनके आमने सामने के भुजा समांतर और बराबर हो, समांतर और क्या हो, बराबर हो। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्या हो, समांतर हो, क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने कहा समांतर चतुर्भुज यहाँ बनाया, बाकी सारी प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। हमने कहा समांतर चतुर्भुज यहाँ बनाने का प्रयास किया जाए। हमने कहा समांतर चतुर्भुज यहाँ पे मैंने बना दिया। मैंने कहा समांतर चतुर्भुज आपका है, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया और क्या हो गया, डी हो गया। चतुर्भुज थोड़ा सा अच्छे से बनाना आप लोग। यानी मैंने कहा कि आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया और क्या हो गया, आपका डी हो गया। आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर और पैरेलल होंगी। यानी आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर और पैरेलल होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये डी, ए डी पैरेलल बी सी, बी सी। हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी। हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी। हम कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, इतना कर सकते हैं। यानी पहला पैटर्न हम लोग का ए है, ध्यान देना, पहला पैटर्न हमारा ए है। यानी समांतर चतुर्भुज होने का गुण ए प्रदर्शित करता है कि समांतर चतुर्भुज होगा जब आमने सामने की भुजाएं हमारा क्या हो, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। जब आमने सामने की भुजाएं हमारी आपस में बराबर हो और समांतर हो, तो समांतर चतुर्भुज होने का गुण वो प्रदर्शित करता है कि समांतर चतुर्भुज होगा। यानी ये रूल है। और मैं जानता हूं कि हर एक चतुर्भुज होगा एक समांतर चतुर्भुज के गुण को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। यानी आयत भी एक तरह की समांतर चतुर्भुज ही है, वर्ग भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही है। यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं, इसमें नो डाउट। समलंब चतुर्भुज भी देखा जाए तो एक तरह से चतुर्भुज ही का समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन समलंब चतुर्भुज में कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा क्या होता है कि विसंगतियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा और बेहतर मैं चतुर्भुज बनाऊंगा। इससे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि चतुर्भुज थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि और बेहतर बनाऊँ, थोड़ा मोटे पेन से बनाऊँ जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा महसूस हो। ठीक, अब आ जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, फिर नहीं हुआ, अच्छा हुआ है।
अब आ जाओ, अच्छा हुआ है, हमने कहा ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया और डी। इसी पे काम करना है पूरा का पूरा। हमने कहा आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और पैरेलल होती हैं। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन क्या होगा, विपरीत भुजा आपस में क्या होता, समांतर और बराबर होते हैं। विपरीत भुजा आपस में समांतर और बराबर होते हैं, यानी पहली कंडीशन यही मैंने लिख दिया। जो प्रॉपर्टी लिखा, विपरीत भुजा क्या होते हैं, समांतर और बराबर आपस में होते हैं, समांतर और बराबर आपस में होते हैं। विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ विपरीत कोण थोड़ा ध्यान देना, जो विपरीत कोण होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा पैटर्न यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा या पैटर्न यहाँ पे देना। विपरीत कोण, मैंने कहा कि इसको मैंने θ1 माना, इसको मैंने θ2 माना, इसको मैंने θ3 माना, इसको मैंने θ4 माना। हमने कहा कि विपरीत कोण आपस में, यानी θ1 इक्वल टू θ3, ये वाला हो गया। उसके बाद θ2 इक्वल टू θ4, यानी विपरीत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना ध्यान रखना, विपरीत कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ए वाली वैल्यू अगर 100 डिग्री है, समांतर चतुर्भुज कह रहा है, तो ए वाली वैल्यू भी कितना होगा, 100 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा कह रहा है आसन्न कोण रेखीय युग्म होते हैं, यानी दूसरा जो होता है कह रहा है कि अगल बगल के कोण रेखीय युग्म होते हैं। दूसरा ध्यान रखना, आसन्न कोण, यानी आसन्न कोण क्या होता है, जो एक शीर्ष हो, यानी हम रेखीय युग्म की बात करते हैं। हमने कहा कि ये जो आपका एंगल और ये एंगल क्या होगा, हमारा आसन्न कोण हो जाएगा, रेखीय युग्म हो जाएगा। रेखीय युग्म पढ़ाया आप लोग को 180 डिग्री। मैंने बोला था कि एक ऐसा रेखीय युग्म की बात जब हम करते हैं तो हर जगह इंप्लीमेंट होता है, मैंने वहाँ पढ़ा दिया था आपको। मैंने कहा जो रेखीय युग्म होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी मैंने θ1 प्लस θ2 की बात किया। हमने कहा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू θ2 प्लस θ3, θ1 प्लस θ3 इक्वल टू θ3 प्लस θ4, θ3 प्लस θ4 इक्वल टू θ4 प्लस θ1 इक्वल टू 180 अंश होगा। कितना अंश होगा, 180 अंश होगा। इसको ध्यान रखना, यानी क्या हो जाएगा भाई, यानी विपरीत कोण जो होंगे, यानी अगल बगल के कोण जो होंगे आसन्न कोण होंगे रेखीय में। जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए क्या समांतर चतुर्भुज के अगल बगल के कोण जो होते हैं, आसपास के कोण होते हैं, क्या रेखीय युग्म होते हैं, तो आपका जवाब होगा यस, कि सर समांतर चतुर्भुज के अगल बगल के कोण जो होंगे वो क्या होंगे, रेखीय युग्म तो होंगे ही होंगे। इसमें नो डाउट, इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है कि वो रेखीय युग्म नहीं होंगे। किसी भी चतुर्भुज की बात करें वो रेखीय युग्म हो जाएंगे। आ जाओ, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोग, विकर्ण क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटता है। यानी थोड़ा सा ध्यान देना कि हमने कहा कि यहाँ पे अगला टॉपिक जो है विकर्ण जो होता है क्षेत्रफल को 2, ये विकर्ण हो गया हमारा, ये विकर्ण हो गया। मैंने कहा कि यहाँ से मैंने बी से कोई विकर्ण मान लो, बी से डी तक ले जाओ, चाहे ए से कहाँ तक ले जाओ, बी से डी तक ले जाओ, चाहे ए से कहाँ तक ले जाओ, मैंने विकर्ण मान लिया। मैंने कहा एक त्रिभुज बना ए बी डी, एक हमारा ए हो क्षेत्रफल हो गया। हमने कहा विकर्ण कह रहा है क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटता है, तो हमने कहा कि विकर्ण जो होता है क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। हमने कहा कि ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान देना, ट्रायंगल बन रहा है ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू बी सी डी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, बी डी सी का क्षेत्रफल। एक एक पॉइंट को नोट करना, यानी ये पॉइंट नोट करना, ये क्योंकि जब तक आप नोट नहीं किए रहोगे ना तब तक आप चतुर्भुज से क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक पूरी की पूरी थ्योरी आपको नहीं पता होगा तब तक चतुर्भुज से क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। कोई दिक्कत है? हमने कहा कि अब मैंने ये विकर्ण लिया, तो इस विकर्ण को भी लेते हैं, इस विकर्ण को भी लेते हैं, इस विकर्ण को यहाँ मैंने ले लिया, इस विकर्ण को। हमने कहा कि एक विकर्ण हमारा ए निकला, एक विकर्ण हमारा क्या निकला, ये हमारा हो गया। हमने कहा विकर्ण जो होता है जहां एक दूसरे को क्या करेंगे, जहां एक दूसरे को काटेंगे तो क्या करेंगे भाई, समान भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे, समान भागों में बांटेंगे। हम कह सकते हैं इसको ओ मान लेते हैं, हमने कहा ओ मान लेते हैं। हमने कहा कि ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, आपस में बराबर। अगर पूरी विकर्ण की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 और 2.5 में बांटा जाएगा। हमने कहा बी ओ, यानी बी ओ इक्वल टू ओ डी, यानी विकर्ण क्या होते हैं भाई, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, जब उनके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटते हैं।
जितनी वैल्यू होती है तो आधा आधा बांट देते हैं, यानी जहाँ मिलेंगे एक दूसरे से इनको आधा बांट देंगे, इनको आधा बांट देंगे, जितनी जितनी वैल्यू हो। दूसरी बात यह है कि विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं कभी आपस में बराबर नहीं होते। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पूछ देता है यही क्वेश्चन कि क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। हमने कहा कि AC नॉट इक्वल टू, हमने कहा AC नॉट इक्वल टू DC, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे, इसमें कोई डाउट। चलिए अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टार, जहाँ जहाँ मैंने स्टार बनाया है, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, जहाँ जहाँ मैंने स्टार बनाया है वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैंने कहा कि AD का स्क्वायर, ये सारे में होता है, AD का स्क्वायर, हम B से शुरुआत करते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, यानी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस कितना DC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर DB का स्क्वायर, कितना भाई DB का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये किसके लिए, जब हमसे क्वेश्चन क्या करता है कि हमसे विकर्ण दे दिया जाता है, विकर्ण दिया जाता है और दो भुजाएं केवल दी जाती हैं। केवल क्या की जाती हैं, सॉरी, चाहे दो भुजाएं दी जाएं, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, और एक विकर्ण दिया जाए, दूसरा विकर्ण पूछ देता है कि उसका मान कितना होगा। बात समझ में आ रही है? या तो भुजाओं का अनुपात दे दिया जाता है और विकर्ण दे दिया जाता है, तो हमको निकालना पड़ता है कितना हो जाएगा। यानी मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कह सकते हैं VIM लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख सकते हैं। यानी विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे स्टार में बनाया, यहाँ पे मैंने स्टार, यहाँ दिख रहा होगा सबको ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हमने कहा माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से, अगर मान लो कि ये माध्यिका का काम कर रही है, थोड़ा सा मान लो माध्यिका काम कर रही है, एक सेकंड के लिए मान लो कि A और C माध्यिका है, D और B माध्यिका है, तो कितने त्रिभुज बने, 1 2 3 4। हमने कहा माध्यिका जब हो, इफ क्या हो, यानी AD इक्वल टू B और D, ये क्या हो, माध्यिका हो। क्या हो भाई, जब माध्यिका हो, जब माध्यिका का काम कर रहा हूँ भाई, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन माध्यिका तो आपस में बराबर होंगी ना। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन माध्यिका तो आपस में बराबर होंगी। माध्यिका भाई आपस में बराबर होंगी, विकर्ण बराबर नहीं होगा, उसकी बात अलग हो। हमने कहा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, AB और BD जब माध्यिका हो, यानी मैंने यहाँ पे इफ यानी कंडीशन लगा दिया है कि माध्यिका हो तब। हमने कहा कि ट्रायंगल AOD इक्वल टू ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल BOC इक्वल टू ट्रायंगल COD इक्वल टू ट्रायंगल 1/4, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCOD। मैंने क्या बोला आपसे, थोड़ा ध्यान देना कि इसको थोड़ा सा मैं नीचे और लिख दूं, क्योंकि हो सकता है कि वो दिख नहीं रहा है। मैंने क्या बोला कि ट्रायंगल AOD इक्वल टू ट्रायंगल BOA इक्वल टू ट्रायंगल BOC इक्वल टू ट्रायंगल COD इक्वल टू 1/4 क्वाड्रिलेटरल ABC और D। मैंने क्या बोला यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना कि जब माध्यिका हो, क्या हो, जब माध्यिका का काम कर रही हो, जो आपके विकर्ण है, विकर्ण ना हो, क्या हो, माध्यिका जब हो, तो कितने त्रिभुज बनेंगे मेरे भाई, 1 2 और 3 4। यानी माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से 4 त्रिभुज बनते हैं, जिनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिए गए चतुर्भुज के क्या होते हैं, 1/4 होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए यहाँ तक ही क्लियर हो गया, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए
यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा इसको रिवीजन करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर एक बार रिवीजन कर रहता हूँ। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर और बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। हमने कहा कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यानी ए वाली भुजा और ए वाली भुजा समांतर होगी और बराबर होगी। ए डी पैरेलल बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी और ए बी बराबर इक्वल टू डी सी। मैंने कहा कि इनके जो विपक्ष वाले कोण होते हैं यानी विपरीत कोण होते हैं, यानी θ1 और θ3, यानी θ1 इक्वल टू θ3, θ2 इक्वल टू θ4 आपस में बराबर होते हैं। यानी θ4 की वैल्यू होगी θ2 के बराबर होगी, θ1 की वैल्यू θ3 के बराबर। ये समांतर चतुर्भुज में होता है केवल। हमने कहा कि उसके बाद हमने कहा जो अगल बगल के कोण होते हैं यानी θ1 θ2, θ1 θ4, θ4 θ3, θ2 θ3, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं हमारे लिए। जब हमारे पास क्वेश्चंस मिलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है थ्योरम जानना। अगर जानते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू θ1 प्लस θ3, θ3 प्लस θ4 इक्वल टू θ4 प्लस θ1 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यानी एंगल ए की वैल्यू एंगल बी की वैल्यू 180 होगी, एंगल ए की वैल्यू एंगल डी की वैल्यू 180 होगी, एंगल डी की वैल्यू एंगल सी की वैल्यू 180 होगी, एंगल बी की वैल्यू एंगल सी की वैल्यू 180 होगी। यानी रेखीय युग्म होगा, लीनियर पेयर होगा, इसमें नो डाउट। हमने कहा AC बराबर DC, AC बराबर DC, नॉट DC, सॉरी यार नॉट DC, यानी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। मैंने क्या लिखा कि AC नॉट इक्वल टू DC, यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था लेकिन बोला मैंने नॉट बराबर नहीं होते हैं, यानी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी आपस में बराबर नहीं होते, इसको ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या लिखा कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी सभी भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस किसका BD का स्क्वायर। सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हमने कहा कि अब हम कह सकते हैं कि जो एक त्रिभुज बनता है, विकर्ण जो होता है, ये जो विकर्ण होता है इसको ये जो हमारा जो त्रिभुज बनता है ना, ये हमारा त्रिभुज जो A B और D है और B C और D है, ये हमको लगता है कि ये जो त्रिभुज हमारा हमको लगता है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज बन रहा है। क्या ये सर्वांगसम त्रिभुज भी हो सकता है, यानी ये आपके सर्वांगसम त्रिभुज हो सकते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं, यानी बराबर हो सकते हैं और सर्वांगसम भी हो सकते हैं। सर्वांगसम भी है यानी AO बराबर OC। और अगला मैंने क्या लिखवाया, अगला मैंने लिखवाया कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर विकर्ण A और C है और B और D है तो एक दूसरे क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, यानी आधा आधा बांटेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर माध्यिका काम कर रही है, अगर AD इक्वल टू BD इक्वल टू माध्यिका हो तो इसमें 4 1 2 3 4 त्रिभुज बनेंगे। चारों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, चारों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे। पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात क्या होंगे, चारों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे और दिए गए चतुर्भुज के कितने हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। इसके बाद 2-3 थ्योरम और है, उसको ध्यान देना। समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, मैं इसको हटा दूँ थोड़ा सा, इसको भी हटा देता हूँ। बाकी ध्यान देना, हमने समांतर चतुर्भुज को यहाँ बनाया। मैंने कहा कि मान लो समांतर चतुर्भुज बनाया जाए। हमने कहा कि अगर समांतर चतुर्भुज जो हो, अगर मान लो कि वृत्त की परिधि पे सब हो, वृत्त की क्या हो, परिधि पे हो, मान लो कि समांतर चतुर्भुज बना रहे हो, बात को समझना। हमने कहा समांतर चतुर्भुज आपने बनाया है, अगर वृत्त की परिधि पे हो तो सीधा हो जाएगा ना, वृत्त की परिधि पे होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो या तो आयत बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो हमको लगता है कि यहाँ से आयत की ही बात की जाती है। हाँ, यहाँ पे किसकी बात की जाती है, आयत की बात की जाती है। तो क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, आयत भी एक प्रकार का क्या है, वर्ग भी एक प्रकार का क्या है, आयत ही है। तो हमने कहा कि जब एक हमने ओग लिया, हमने क्या किया, जब हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया। यहाँ पे हमने कहा समांतर चतुर्भुज जो हूँ, अगर इसी समांतर चतुर्भुज को ही जो मैंने आपको फिगर ड्रॉ किया था, सॉरी यार, पहले हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, उसके बाद हम बात करेंगे। चलो जैसे फिगर बनाया कोई डाउट नहीं। ये बना हुआ समांतर चतुर्भुज। हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज जो बना था तो आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, एक चीज़ और ध्यान देना
जब वृत्त की परिधि बन जाएगी तो सीधे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 का। कितने का बनेगा, जब वृत्त की परिधि बन जाएगा तो कितने डिग्री कोण बनेगा भाई, वृत्त की परिधि पे कितने डिग्री कोण बनता है, 90 का बनता है। तो आयत बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब जब समांतर चतुर्भुज की सारी शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर हो, क्या हो, जब समांतर चतुर्भुज आपका बन रहा है, मैं आप फिर से समझो कि जब समांतर चतुर्भुज आप बना रहे हो और थोड़ा तिरछा है यहाँ पे, जब इसको सीधा करोगे तो शायद जाहिर सी बात है रेखा जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो 90-90 का कोण बना देगा, 90-90 का कोण बना देगा। तो आयत क्या कहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण कितना हो, 90 अंश का हो, तो आयत बन जाता है। तो हमने कहा कि क्या बन जाएगा हमारा, आयत बन जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, आ जाओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। इसको हटा देते हैं, बहुत से थ्योरम है, एक एक थ्योरम को नोट करते चलिएगा आप लोग। मैं आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ा रहा हूँ, एक एक थ्योरम को नोट करते चलिएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक दो थ्योरम पे और ध्यान देना, थोड़ा सा बार बार पूछा जाता है यहाँ पे। हमने कहा विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, हमने कहा समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं हम लोग, हमने कहा समांतर चतुर्भुज को यहाँ पे फिर से बनाया मैंने, और मैंने बनाया कि मैंने कहा कि ए हो गया, बी हो गया, और क्या हो गया, AC हो गया और D हो गया। हमने आपसे बोला विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। इसको ध्यान रखना, विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। हमने कहा कि पहले लिख देते हैं कि विकर्ण जो होते हैं, यानी विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है, विकर्ण जो होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं, द्विभाजक नहीं होते हैं, कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। यानी विकर्ण जो होते हैं कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। ये दो पॉइंट रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो कि एक रेखा खींची गई जो कोण समद्विभाजक हो, कोण समद्विभाजक हो, तो कोण समद्विभाजक हो तो कहीं ना कहीं रेखा पे निकलेगा, कोण समद्विभाजक कहीं ना कहीं रेखा पे निकलेगा, कोण समद्विभाजक कहीं ना कहीं कहाँ निकलेगा, रेखा पे। ये कहाँ निकलेगा, रेखा पे निकलेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है जब एक कोण समद्विभाजक होगा, जब एक कोण, एक रेखा जो होगी जो कोण समद्विभाजक होगी, तो कहीं ना कहीं रेखा पे निकलेगा। ये विकर्ण है नहीं भाई, विकर्ण तो दोनों कोण समद्विभाजक होंगे नहीं। हमने कहा कि कहीं ना कहीं एक रेखा पे निकलेगी, रेखा पे निकलेगी, तो हमने कहा रेखा पे निकलेगी तो भाई ये क्या बनेगा, हमने कहा कि इसको एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। इसको ध्यान रखना, 4 पॉइंट हमारे पास मिल गया। इसको हमने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, इसको S मान लिया। एक थ्योरम और जान लो कि जब हमारा समांतर चतुर्भुज हो, जब हमारा क्या हो, समांतर चतुर्भुज हो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बना रहा हूँ, जब हमारा समांतर चतुर्भुज हो A, B, C और D, इनके जो कोण अर्धक होंगे, बात समझ लेना, एक कोण अर्धक जो होंगे, कोण अर्धक जो होंगे यहाँ पे O पर मिलेंगे। अगर कोण अर्धक यानी कहने का मतलब ये दोनों कोण क्या हो रहे हैं, आधा आधा बांटे जा रहे हैं, तब ये जो एंगल बनेगा सीधे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 90। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यानी जब कोण समद्विभाजक होंगे तो हमें एंगल BOC बराबर कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। वही थ्योरम मैंने यहाँ लगाया कि जब एक कोण अर्धक है तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो आमने सामने कोण कितने होंगे, 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा और 90 ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर और समांतर होंगी। जब 90 होगा तो ये वाला क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। बात को समझना, एक पॉइंट, जब रेखाएं कोण को समद्विभाजित करती हों, उन रेखाओं को मिलाया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी, वो बनेगी आयत। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किसी समांतर चतुर्भुज में कोण अर्धकों से यानी कोण समद्विभाजक से बनी आकृति क्या कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी भाई, आयत कहलाएगी, रेक्टेंगल कहलाएगी। क्या कहलाएगी। अब ये रेक्टेंगल क्यों हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि अगल बगल का कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। अगल बगल का कोण क्या होता है, रेखीय युग्म होता है। ये 90 हो जाएगा। ये दोनों अगल बगल के कोण कितने हो गए, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा मान लो, थीटा 1 इसको थीटा 2 मान लो, ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। नो डाउट
क्योंकि अगल बगल का कोण 180 होगा। मैंने आपको भी समांतर चतुर्भुज में बताया था कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, जब ये कोण संबंधी विभाजक होगा तो इन दोनों एंगल के क्या होंगे, आधा होंगे। जब दोनों 180 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 होना ही होना है इनको। बात समझ में आया? जब 90 होगा तो क्या बन जाएगा, मेरा आयत बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या हो जाएगा, हमारा आयत हो जाएगा। आ जाओ अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि ये वाला कंडीशन आप फुलफिल कर ले रहे हो, कोई डाउट किसी को नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगले टॉपिक बात करेंगे, वो होगा हमारा आयत। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और चीज़ बात कर लें। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नॉर्मल पूछ देता है। मैंने बनाया समांतर चतुर्भुज है, मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया, कभी कभी क्या होता है इसका क्षेत्रफल नॉर्मल पूछा जाता है। हमने कहा ए बी सी और क्या हो गया, डी हो गया। मैंने कहा कभी कभी इसका नॉर्मल क्षेत्रफल पूछा जाता है, हमने कहा ये एच हो गया इसका। हमने कहा इसका इसको ए मान ले, ए और ए मान ले, इसको बी और क्या मान ले, बी मान ले, हमने सामने पूछा। हमने कहा इसका परिमाप देखा जाए ना, परिमाप हमने कहा कितना हो जाएगा भाई, 2a प्लस 2b, यानी जो आयत का परिमाप होता है, यानी कह सकते हैं 2 कॉमन ले लें, a प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई सेम कंडीशन है। हमने कहा जब इसका क्षेत्रफल की बात होती है, तो हमने कहा कि हो जाएगा ऊंचाई गुणे कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी बेस इंटू कितना हो जाएगा, बेस इंटू कितना होगा, हाइट हो जाएगा, बेस इंटू कितना होगा, हाइट। कभी कभी ये आपको मिल जाता है एग्जाम में कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है। ये वाला कंडीशन हमारा क्लियर होगा, कोई डाउट किसी को नहीं। चलिए अगले दिन जो हम होंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और रोम्बस, 4 चीज़ पढ़ लेंगे हम लोग। अगली क्लास में 4 चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, यानी ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली, क्योंकि बड़ा टॉपिक था और सारी बातें मैंने आपको समझा दिया। अगले दिन की क्लास जो हमारी होगी 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, चारों टॉपिक हम लोग क्लियर ध्यान देंगे। और उसके बाद जो क्लास होंगी कम से कम एक ऐसा सीरीज लेके आएंगे 1-2 घंटे का, जिसमें कम से कम सारे क्वेश्चंस आपके करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।